हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से आप लोगों की प्रैक्टिस शुरू हो रही है। आप लोगों को पता ही है कि राजस्थान बोर्ड की जो 6 से लेकर 10th तक एसएसटी की किताबें हैं वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और आप लोगों की सिलेबस में जो ये वाला पार्ट है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही कॉमन है, ये मैंने आपको कई बार बताया भी है। और ये वाला पार्ट मैंने आपका जो राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती हैं उनसे कंप्लीट करवाया है। पहले मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। ये आपका लेवल 1 का सिलेबस है। अभी नया सिलेबस तो नहीं आया है, पुरानी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करवा दी है। तो ये आपका लेवल 1 का सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, ये लेवल 1 में 100 अंक का है। और इसमें जो ये टॉपिक दिए गए हैं, भूगोल, इतिहास, ये सभी टॉपिक मैंने राजस्थान बोर्ड की किताबों से कंप्लीट करवाए हैं। जिसने भी लगातार वीडियो देखी है उसे पता होगा, ये सभी टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ इतिहास के टॉपिक आप देख सकते हैं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराठ, ये सभी मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये सभी टॉपिक उन्हीं किताबों में दिए गए हैं। मैंने 6 से लेकर 10th तक कंप्लीट करवा दी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। लेवल 2 का सिलेबस और मैं आपको दिखा देती हूँ, यही टॉपिक उसमें भी है। ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन है। यहाँ आप देख सकते हैं ये लेवल 2 का सिलेबस है। इसमें ये वाला पार्ट 80 अंक का पूछा जाना है और लेवल 1 में 100 अंक है। बस इतना ही अंतर है, लेकिन ये टॉपिक आप देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन ही है। तो ये मैं आपका कंप्लीट करवा चुकी हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। कुल 35 वीडियो हैं, 35 सभी वीडियो आपको एक साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवा चुकी हूँ। मैंने 2023 वाला पेपर सॉल्व करवा दिया है, 2013 वाला पेपर भी सॉल्व करवा दिया है। 2023 लेवल 1, 2013 लेवल 1 और लेवल 2 के 2013 वाला, 2023 वाला सॉल्व करवा दिया है। और हिंदी का 2023 वाला करवा दिया है, क्योंकि लेवल 2 में जो सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें मैंने एसएसटी वाला करवाया है और हिंदी वाला करवाया है। और पूरे पूरे पेपर सॉल्व करवाए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। आज से मैं आप लोगों की प्रैक्टिस शुरू करवा रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी लिए हैं और कुछ नए प्रश्न भी शामिल किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, साबी नदी के तट पर उस स्थल का नाम क्या था जहां राजस्थान की प्राचीन सभ्यता बसी हुई थी? पहला विकल्प है गिलूंड, दूसरा विकल्प है जोधपुरा, तीसरा विकल्प है नागरी और चौथा विकल्प है बरोर। तो साबी नदी जो है ये भारत में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्य से होकर बहने वाली एक अल्पकालिक वर्षा नदी है। यह दिल्ली में यमुना में गिरती है, यह आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि साबी नदी के तट पर उस स्थल का नाम क्या था जहाँ राजस्थान की प्राचीन सभ्यता बसी हुई थी? तो वह था जोधपुरा। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जो गिलूंड है ये राजसमंद जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। यह बनास नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। नागरी बनास की एक सहायक नदी है, बेरच नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। और बरोर राजस्थान के गंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील में सरस्वती नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। और इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, जोधपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन सभी के बारे में मैं उन्हीं किताबों में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। जिसने भी सभी वीडियो देखी हैं
उसका ये वाला पार्ट आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और इसीलिए अब मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि आप लोगों ने कितना सीखा है, तो प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि विरस की उपाधि किस राजा को दी गई? पहला विकल्प है अभय सिंह, दूसरा विकल्प है मुंज, तीसरा विकल्प है प्रताप सिंह और चौथा विकल्प है राव जोधा। तो कवि विरस की उपाधि मुंज को दी गई थी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मुंज परमार वंश का शासक था। मुंज को वाकपति मुंज के नाम से भी जाना जाता है और वह उत्पल राज के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपका बी विकल्प सही है, मुंज। याद रखिएगा, कवि विरस की उपाधि मुंज को दी गई थी। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। अभय सिंह अजीत सिंह के पुत्र थे और जो खेजड़ली की घटना है जिसका संबंध अमृता देवी बिश्नोई से है, वो इनके शासनकाल में ही हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और प्रताप सिंह, इनका पूरा नाम प्रताप सिंह बारहट है और इनका जन्म उदयपुर में हुआ था। वह राजस्थान के एक कार्यकर्ता थे, तो ये भी आपको याद रखना है। और राव जोधा, तो ये राव रड़मल के पुत्र थे। उन्होंने राणा कुंभा के साथ अवल बावल संधि की थी। तो इतनी जानकारी आवश्यक है और इसमें आपका बी विकल्प सही है, मुंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? पहला विकल्प है 1570, दूसरा विकल्प है 1569, तीसरा विकल्प है 1567 और चौथा है 1575। तो चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ 1567 ईस्वी में। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ये अकबर के शासनकाल के दौरान चित्तौड़ पर हमला किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। जो तीसरा साका है, इसमें क्या हुआ था, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान चित्तौड़ पर जोरदार हमला किया गया था। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 1567। और कहीं कहीं पर आपको 1567 से 68 भी लिखा मिलेगा इस तरीके से, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है चित्तौड़गढ़, दूसरा विकल्प है अजमेर, तीसरा विकल्प है नागौर और चौथा विकल्प है जयपुर। तो चल फिर शाह की दरगाह ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जयपुर में हवा महल है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या हैं? पहला विकल्प है तारागढ़ की दीवारों के बड़े बुर्जों के नाम, दूसरा विकल्प है मारवाड़ में लोक परंपरा के अनुसार गोत्र में जातियों के नाम, तीसरा है मेवाड़ के भीतरी इलाकों में महिलाओं द्वारा पहनने वाले कपड़ों के नाम और चौथा है राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली ये तारागढ़ की दीवारों के बड़े बुर्जों के नाम हैं। जो तारागढ़ किला है उसमें दीवारों के जो बड़े बुर्जे हैं उनका नाम है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और तारागढ़ का जो किला है वह अजमेर में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका निर्माण अजयपाल चौहान के शासनकाल में करवाया गया था, तो ये भी याद रखिए साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है अलवर, तीसरा विकल्प है बीकानेर और चौथा विकल्प है सीकर। तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है दिल्ली में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, दिल्ली।
चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक चरणदास जी थे, तो ये याद रखिएगा। और मुख्य पीठ दिल्ली में है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? इस गांव का नाम क्या है? बू। तो ये किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है पेच वर्क के लिए, दूसरा है मिट्टी के खिलौनों के लिए, तीसरा है जूट पट्टी के लिए, और चौथा है लोहे के औजारों के लिए। तो नागौर का जो बू गांव है ये मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह गुलदस्ता, गमले के पौधे और जानवरों और पक्षियों की कलाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो मिट्टी के खिलौनों के लिए ये प्रसिद्ध हुआ करता था नागौर का बू गांव। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सभी प्रश्न हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? पहला विकल्प है नाक, दूसरा है कान, तीसरा है गला और चौथा है पैर। तो इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही है, आप लोगों को पता ही है। आभूषणों के बारे में पढ़ाया है, परिधानों के बारे में पढ़ाया है। जो राजस्थान में परिधान यानी वस्त्र जो पहने जाते हैं, महिलाओं के वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र, इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। क्लास 10th की बुक में भी बताया है और जो किताबें मैंने पढ़ाई हैं उनमें भी बताया है। 6 से लेकर 10th तक की जो किताबें हैं वो तो मैंने कंप्लीट करवा ही दी हैं। 11th और 12th के लिए भी मैंने कहा था कि मैं कंप्लीट करवा दूंगी, पर आप लोगों के सपोर्ट ना मिलने के कारण फिर मैंने वो सीरीज वहीं पर बंद कर दी। 10th तक मैंने कंप्लीट करवाया है, तो उतनी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा और 11th और 12th की बुक थोड़ा सा टाइम निकाल कर जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम के पहले। तो पोत, हाकर, सरी ये आभूषण पहने जाते हैं गले में। आप लोगों को सभी आभूषण बताए हैं, गले के आभूषण, पैर के आभूषण, सिर पर धारण करने वाले आभूषण, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया है। जैसे नाक के आभूषण क्या होते हैं? नथ होती है, चूनी होती है, लौंग होती है, बसेरी होती है, ये सभी क्या है? ये नाक के आभूषण हैं। और कान के आभूषण क्या होते हैं? कर्ण फूल, सुरलिया, बाली, मुर्की, ये कानों में पहने जाते हैं। और गले के तो आपको बता ही दिए हैं। इसके अलावा भी गले में झालर है, कंठी है, मटरमाला, ठुस्सी है, कंठमाला है, तो ये सब भी गले में धारण किए जाते हैं। और पैर में क्या पहना जाता है? पैर में कड़ा, नवरी, पायजेब, पायल, टनका, बिछुड़ी, फोलरी, ये पैर में पहने जाते हैं। तो साथ में ये भी याद रखिएगा, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हैं। दूसरा विकल्प है इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। तीसरा है इसके प्रमुख कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद हैं। और चौथा है इसमें नर्तक ही गाना गाते हैं। अब हमें बताना क्या है? हमें वह बताना है जो गलत है। इसमें 3 सही लिखे हुए हैं, एक गलत है, जो गलत है वही हमें बताना है। तो कोचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हैं, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी सही है। और इसमें नर्तक ही गाना गाते हैं, ये भी सही है। कोचामनी ख्याल नागौर के कुचामन शहर से निकलती है। इसका प्रचार लोक जीवन के प्रसिद्ध लोक नाटककार लच्छीराम ने किया था। और कुचामनी ख्याल का एक रूप संगीत, नाटक या ओपेरा की तरह है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब इसमें लिखा है इसके प्रमुख कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद हैं, ये गलत है।
तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके प्रमुख जो कलाकार हैं वह बंसीलाल खिलाड़ी और लच्छी राम हैं। चेतराम हमीद बेग ताराचंद नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। गलत ही पूछा गया है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? क्लास 10th की बुक का जो 10वां चैप्टर है उसमें राजस्थान के जितने भी पर्यटक स्थल हैं उन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, और उसी में मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। पहला विकल्प है बांसवाड़ा, दूसरा विकल्प है बाड़मेर, तीसरा है जालौर और चौथा है जैसलमेर। तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ये राजस्थान के बांसवाड़ा से लगभग 14 किलोमीटर दूर तलवाड़ा गांव से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर उच्च रोलिंग रेंज में घनी हरियाली की गोद में बसे उमराई के एक छोटे से गांव में प्रतिष्ठित है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 1929 ईस्वी में दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना किसने की? पहला विकल्प है टीकाराम पालीवाल, दूसरा विकल्प है मास्टर आदित्येंद्र, तीसरा विकल्प है जानकी देवी बजाज और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो 1929 में टीकाराम पालीवाल ने विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। इसके माध्यम से वह जनसभाओं, जुलूसों और प्रदर्शनों का आयोजन करते थे। उन्होंने दिल्ली में सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा करने की कोशिश की थी। तो ये आपको याद रखना है। और टीकाराम पालीवाल 3 मार्च 1951 को राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। तो साथ में आपको ये सब भी याद रखना है, इसीलिए मैं बताती चल रही हूँ। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रजामंडल लिखे हुए हैं, एक तरफ संस्थापक लिखे हुए हैं। जो सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक लिखे हैं मीठा लाल व्यास। बी में लिखा है कोटा नैनूराम शर्मा। सी में लिखा है जयपुर कपूरचंद पाटनी और बूंदी गोपीलाल यादव। तो जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक मीठालाल व्यास थे। और कब हुई थी स्थापना? 1945 में। तो ये सही लिखा हुआ है। कोटा प्रजामंडल के पंडित नैनूराम शर्मा थे और स्थापना हुई थी 1939 में। ये भी सही है। जयपुर प्रजामंडल के कपूरचंद पाटनी हैं और स्थापना कब हुई? 1931 में। ये भी सही है। लेकिन डी में लिखा है कि बूंदी गोपीलाल यादव, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना नित्यानंद कांतिलाल और ऋषि दत्त मेहता ने 1931 में की थी। गोपीलाल यादव ने नहीं की थी। तो यही सुमेलित नहीं है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, डी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति में कौन सम्मिलित नहीं था? पहला विकल्प है डॉक्टर शंकर राव देव, दूसरा विकल्प है R.K. सिद्धावा, तीसरा विकल्प है प्रभु दयाल और चौथा विकल्प है M.S. जैन। तो राजस्थान का जो एकीकरण है ये 7 चरणों में पूर्ण हुआ है और इन 7 चरणों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया भी है। अब इसमें क्या पूछा गया है
कि राजस्थान राज्य एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति में कौन सम्मिलित नहीं था? तो उस समिति में जो सम्मिलित नहीं थे वह थे MS जैन। बाकी तीनों लोग जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये इस समिति में सम्मिलित थे, लेकिन MS जैन इस समिति में सम्मिलित नहीं थे। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, डी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शार्दुल राजस्थान अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की थी? पहला विकल्प है दशरथ शर्मा, दूसरा विकल्प है रायचंद, तीसरा विकल्प है जेम्स टॉड और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो शार्दुल राजस्थान अनुसंधान की स्थापना दशरथ शर्मा ने की थी। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दशरथ शर्मा ने 1925 ईस्वी में बीकानेर के डूगर कॉलेज में इतिहास के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया है। तो ये आपको याद रखना है। और 1919 में इन्होंने शार्दुल राजस्थान अनुसंधान संस्थान की स्थापना में योगदान दिया था और कई वर्षों तक इस संस्था का निर्देशन भी किया था। याद रखिएगा, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? पहला विकल्प है उदयपुर चित्तौड़गढ़, दूसरा विकल्प है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तीसरा है सिरोही पाली और चौथा है बाड़मेर सिरोही। तो सभी किसान आंदोलन के बारे में और सभी जनजाति आंदोलन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपको पता ही होगा। जो भगत आंदोलन है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में शुरू हुआ था। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह आंदोलन मुख्य रूप से भील जनजाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। सरजी भगत और गोविंद गुरु ने मिलकर इसे शुरू किया था, ये आप याद रखिएगा। और गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी 1883 में, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। कब की थी? 1883 में। तो ये आप याद रखिएगा। साथ में इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। झालरापाटन में नवल खान किले की नींव किसने रखी थी? पहला विकल्प है मदन सिंह, दूसरा विकल्प है झाला जालिम सिंह, तीसरा विकल्प है रतन सिंह और चौथा विकल्प है पृथ्वी सिंह। तो झालरापाटन में नवल खान किले की नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? पहला विकल्प है चौकोर, दूसरा है समचतुर्भुज, तीसरा है समकोण और चौथा है षटकोणीय। तो राजस्थान राज्य की आकृति समचतुर्भुज की है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया था TH हैंडले ने। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पहला विकल्प है जरगा, दूसरा विकल्प है शेर, तीसरा है रघुनाथगढ़ और चौथा है गुरु शिखर। तो अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गुरु शिखर के बाद शेर है, शेर के बाद देलवाड़ा, फिर जरगा। तो ये भी याद रखिएगा। सबसे ऊंची पूछी गई है तो गुरु शिखर। डी विकल्प इसमें आपको टिक करना है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को आवश्यक है। यह उत्तर पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो दिल्ली के पास से शुरू होती है, दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है और गुजरात में समाप्त होती है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस भौतिक भाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला विकल्प है
दक्षिणी अरावली, दूसरा है शेखावाटी क्षेत्र, तीसरा है हाड़ौती पठार और चौथा है भोराट पठार। तो मुकुंदरा पहाड़ियां राजस्थान के कोटा जिले में स्थित हैं और ये हाड़ौती पठार का हिस्सा हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, हाड़ौती पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऊपरमाल किसका भाग है? पहला विकल्प है हाड़ौती पठार, दूसरा है भोराट पठार, तीसरा है आबू पठार और चौथा है नागौर पठार। तो ऊपरमाल किसका भाग है? ये हाड़ौती पठार का भाग है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के रेत के टीलों से आच्छादित है? पहला विकल्प है रैखिक, दूसरा है अनुप्रस्थ, तीसरा है बरखान और चौथा है परवलयिक। तो थार मरुस्थल में परवलयिक टीले और रेत की चादरें व्यापक रूप से वितरित हैं। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, परवलयिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है? जो कारण नहीं है वह हमें बताना है। पहला है अरावली का स्थान, दूसरा है वर्षा छाया क्षेत्र में स्थान, तीसरा है मानसून आगमन के समय में अत्यधिक गर्मी और चौथा है ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायु दाब। तो ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायु दाब ये पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए कारण नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों ये कारण हैं, अरावली का स्थान, वर्षा छाया क्षेत्र में स्थान और मानसून आगमन के समय में अत्यधिक गर्मी, ये अल्प वर्षा के कारण हैं, लेकिन ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायु दाब ये कारण नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, झामर कोटड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है सीसा और जस्ता, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है रॉक फास्फेट और चौथा है चांदी। तो झामर कोटड़ा जो खदान है ये भारत में फास्फेट का सबसे बड़ा भंडार है, रॉक फास्फेट का। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, रॉक फास्फेट। और राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, ये तो आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में खनिजों का खनन किया जाता है। राजस्थान कैल्साइट, जिप्सम, बाल किले, फेल्डस्पार, रॉक फास्फेट, लाल गेरू इसका प्रमुख उत्पादक है। तो ये आपको याद रखना है। और देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में ही होता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नृत्य रत्नकोश की रचना किसने की? पहला विकल्प है कुंभा, दूसरा विकल्प है मंडन, तीसरा विकल्प है सोम और चौथा विकल्प है जगजीवन भट्ट। तो नृत्य रत्नकोश की रचना की है कुंभा ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इस पुस्तक में कुंभा चित्तौड़ के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं
और आधुनिक भारत के रूप का वर्णन करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ए विकल्प इसमें सही है, कुंभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? पहला विकल्प है कालीबंगा, दूसरा विकल्प है आहड़, तीसरा है बालाथल और चौथा है बागौर। तो लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आहड़। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आहड़ के मिट्टी के बर्तनों में एक काला शीर्ष और लाल तल था, जिसमें काले रंग की सतह पर सफेद रंग के चित्र थे। इन विशिष्ट विशेषताओं के कारण आहड़ जब पहली बार आरसी अग्रवाल द्वारा देखा गया था, तो इन्होंने क्या कहा था? ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति। तो ये भी याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ 25 प्रश्न लिए हैं। पहला वीडियो है, कुल 25 प्रश्न मैंने लिए हैं। आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो नेक्स्ट प्रैक्टिस की वीडियो आएगी, तो मैं थोड़े थोड़े प्रश्नों की संख्या बढ़ाती चलूंगी। अभी ये पहला वीडियो है, इसीलिए मैंने 25 प्रश्न ही आज लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊंगी, पर आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस आप लोगों को करवा दूं कि एग्जाम में आपको इस पार्ट में कोई भी समस्या ना हो। यही वाला पार्ट मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, तो इसको मैंने क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 की बुक से कंप्लीट करवाया है, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से उन किताबों में समझाया गया है, आपको और किताबों में उतने अच्छे तरीके से वर्णन नहीं मिलेगा जितना डिटेल में उन किताबों में समझाया गया है। इसीलिए मैंने उन्हीं किताबों से पढ़ाया है। और आप लोग एग्जाम से पहले उन किताबों को जरूर पढ़ लीजिएगा। जो टॉपिक मैंने आपको सिलेबस में दिखाए हैं, वो सभी टॉपिक आपको उन्हीं किताबों में मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने कंप्लीट करवा दिया है 10th तक। और अब प्रश्नों की प्रैक्टिस करना भी जरूरी था। इतना पढ़ाने के बाद आप लोगों ने कितना सीखा है, ये आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए। तो ये सभी प्रश्न उन्हीं किताबों से संबंधित हैं, तो इसीलिए इन प्रश्नों को लेकर मैं आई हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ और आप लोगों को डेली प्रैक्टिस की वीडियो देती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।